नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और हमेशा की तरह आज के शो में भी हम दर्शकों के सवालों के जवाब जानेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर श्वेता जैन। श्वेता, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जरूरी है जानना आज बाजार का हाल। आज के कारोबार में बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुआ। बाजार में सुस्त शुरुआत हुई थी। निफ्टी ने इंट्राडे में 10,925 के स्तर को छुआ, लेकिन कारोबारी सत्र के आखिरी घंटों में बाजार में निचले स्तरों से खरीदारी दिखी और निफ्टी 11,000 के स्तर के पार बंद हुआ। छोटे मझौले शहरों में अच्छी खरीदारी रही और सेंसेक्स 196 अंक, निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। और बाजार की तेजी में तेल, गैस, मेटल, बैंक और ऑटो शेयरों का सबसे ज्यादा योगदान रहा। और कहां पर कैसे हलचल रही बाजार में बता रहे हैं मेरे सहयोगी रजत देवगन। जी, कल जिस तरीके से बिकवाली देखने को मिली थी, आज उम्मीद नहीं थी कि इतनी स्ट्रांग रिकवरी इंडियन मार्केट्स पे आएगी, लेकिन ये हुआ और 71 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी 11,000 के लेवल के ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स 196 अंक चढ़ गया। कमाल कर दिया आज निफ्टी बैंक ने, यहां पर 328 अंकों का गेन था और फेडरल बैंक कहीं ना कहीं फोकस में आ गया क्योंकि रिजल्ट्स बहुत शानदार उस बैंक ने रिपोर्ट किया और स्टॉक में दमदार एक्शन देखने को मिला। इसके अलावा एचपीसीएल, आज ओएमसीज जोरदार तेजी में थे क्योंकि क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिसला है तो कहीं ना कहीं ओएमसीज अट्रैक्टिव बेट लगा मार्केट को और 6.5% एचपीसीएल, आईओसी में 4% की तेजी। एक्सिस और हिंडाल्को दूसरे अन्य स्टॉक्स जो निफ्टी पे तेज होते हुए नजर आए। गिरावट में एचयूएल नतीजों के बाद 4% का डेंट पड़ा। यहाँ टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल और डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स फिसलते हुए नजर आए। लेकिन आज दिन था बैंकिंग, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी। फेडरल बैंक लीड कर रहा था, कॉर्पोरेशन बैंक, यूनियन, साउथ इंडियन बैंक में तेजी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी सेक्टर पे ही बेट लगाई होती तो आज जोरदार कमाई होने के चांसेस ज्यादा थे। फाइनेंशियर्स भी चले जिसमें एलआईसी हाउसिंग, आईडीएफसी, रिलायंस कैपिटल और दीवान हाउसिंग प्रतिशत के लिहाज से ज्यादा तेज हुए। मेटल माइनिंग जिसमें नाल्को, सेल, हिंडाल्को, टाटा स्टील की बारी थी आज और ऑयल एंड गैस तो तेज था ही। इसमें परसेंटेज के लिहाज से एमआरपीएल चलाया सबसे ज्यादा 9%, सुबह फास्ट मनी में कॉल दी गई थी। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तेज थी और बाजार बंद होते होते खबर आ गई डेयरी शेयर से जुड़ी हुई जिसमें डेयरी एक्सपोर्ट पर 10% की छूट की बात की गई, मंजूरी मिल गई है। पराग मिल्क, प्रभात डेयरी, उमंग डेयरी और नेस्ले जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन स्ट्रांग रहा। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन, सीजी पावर, एमसीएक्स और अरविंद, आज टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। बहुत शुक्रिया रजत, मार्केट पर और बातचीत करने के लिए आपका। चलिए अब शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आज सवाल जवाब का सिलसिला। और ऐसे ही पहला सवाल हमारे पास है कोलकाता से वसंत कुमार का। वसंत जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव भी जुड़ गए हैं। वसंत जी, बहुत स्वागत है सर आपका। सुन पा रहे हैं सर हमें? चलिए वसंत जी से फिलहाल शायद लाइन कट हो गई, फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास उनका सवाल भी है। 34 साल इनकी उम्र है और फिलहाल 4 फंड्स में ये निवेश कर रहे हैं। कुल 11,000 रुपए का इनका मासिक निवेश है। घर खरीदने के लिए 20 साल बाद इन्हें फंड की जरूरत है 1.5 करोड़ रुपए। क्या जितना अभी ये निवेश कर रहे हैं उससे अपना ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने जानना चाहा है। और कुछ फंड्स जो इनके हैं हम आपको बता दें, एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड इनके पास है अभी, साथ ही एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड इनके पास है, साथ ही इनके पास आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड है, यूटीआई इक्विटी फंड ग्रोथ भी इनके पास अभी है इनके पोर्टफोलियो में। हमारे साथ श्वेता जैन है। श्वेता बताएंगे कि आखिरकार ये फंड्स कैसे हैं और क्या इनके लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी। जी, वसंत जी को 1.5 करोड़ तक पहुंचने के लिए इनको 15,000 रुपए पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। आज से इनको 4,000 रुपए और इनको बढ़ाने पड़ेंगे। इनका जो स्कीम सिलेक्शन है ये काफी इन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट किया हुआ है। एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड काफी बड़ा स्कीम हो गया है, बट इसके परफॉर्मेंस में अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है, तो हम इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड जो है ये लास्ट 3 साल में कुछ अच्छा नहीं कर पाया है। इसका एक ही फंड मैनेजर रहे हुए हैं सोहिनी जी, बट लास्ट 3 साल से क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, मैं रेकमेंड कर सकती हूँ कि ये इस स्कीम का निवेश नहीं कंटिन्यू करें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी भी लास्ट 3 साल से अच्छा नहीं कर रहा है, 5 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, थोड़ा कॉन्ट्रा फंड है ये इसको कंटिन्यू अभी कर सकते हैं। यूटीआई इक्विटी फंड में भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं।
सकते हैं। इन्होंने ग्रोथ ऑप्शंस ले रखे हैं सब स्कीम्स में, तो ये अच्छी बात है क्योंकि लॉन्ग टर्म में इनका कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा। तो इनको अपना निवेश बढ़ाना पड़ेगा। 3 स्कीम्स में ये निवेश कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो वसंत कुमार जी, आपको सलाह मिल गई है। होपफुली आपने अपने इस सवाल पर सलाह जरूर सुन ली होगी कि आप आखिरकार आपको अभी क्या स्ट्रैटेजी रखने की जरूरत है। 4,000 रुपए और बढ़ाने हैं और जो फंड्स आपने चूज किए हैं उसमें निवेश आप जारी रख सकते हैं, तब आप अपने इस गोल की तरफ बढ़ पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर किसी भी निवेश के लिए। राजकुमार चौधरी जी से बात करते हैं। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। राजकुमार साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया मैम, नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम, जानना चाहता था कि मेरे 5 फंड हैं, मतलब 7,500 की SIP चल रही है जिनमें, उनमें से एक कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है और मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप। तो इन दोनों में से एक फंड को मैं कम करके और उसको ELSS फंड में डालना चाह रहा था। तो उसके लिए 2 चॉइस किया था मैंने, ABSL टैक्स रिलीफ 96 और एक्सिस लॉन्ग टर्म। ओके, तो इनमें से कौन सा फंड सही रहेगा? और एक और सवाल था, बच्चों की स्टडीज के लिए 19 साल में 50 लाख, 22 साल में 60 लाख और उनकी शादी के लिए 25 साल में करीबन 1.5 करोड़ और रिटायरमेंट के लिए 29 साल बाद 3 करोड़। ये मेरे गोल्स। ठीक है, बहुत अच्छे क्लियरली डिफाइंड आपने अपने गोल किए हैं। और कुछ फंड्स के बारे में श्वेता जानना चाह रहे हैं जिससे वो निकलना चाहते हैं, और 2 फंड्स के बारे में जानना चाहा है, ABSL टैक्स रिलीफ 96 और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। कौन सा इनके लक्ष्य के हिसाब से सही है? जी चौधरी जी, आपके गोल्स जो आपने डिफाइन किए हैं उनके लिए आपको पर मंथ जो निवेश करना पड़ेगा वो है 7,000 और 4,000 बच्चों के एजुकेशन के गोल्स के लिए, 8,000 उनके वेडिंग के गोल के लिए और 10,000 आपके रिटायरमेंट के गोल के लिए। ये निवेश करने से आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। आपके SIPs अच्छी स्कीम्स में चल रहे हैं, आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जो टैक्स सेविंग करना चाहते हैं उसको आप आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ में निवेश कर सकते हैं। आपकी बाकी स्कीम्स और भी आपने बताया है कि करंट SIPs भी आपके चल रही है 7,500 रुपए की, तो आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि आपको इतनी सारी स्कीम्स जरूरी नहीं है पोर्टफोलियो में, आप प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप में निवेश करना बंद कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको सलाह मिल गई है राजकुमार जी कि आपको अपने इस पोर्टफोलियो में किस तरीके के बदलाव करने हैं और कैसे अपने इस निवेश को आगे बढ़ाना है। ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर निवेश के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पास इस वक्त जो सवाल आया है, पुणे से विवेक जी हमें सवाल भेज रहे हैं। ईमेल पर इन्होंने सवाल भेजा है। 34 साल इनकी उम्र है, फिलहाल 6 फंड्स में ये निवेश कर रहे हैं और हर महीने 23,000 रुपए का इनका निवेश है। बच्चों की पढ़ाई के लिए 17 साल के बाद इन्हें चाहिए 50 लाख रुपए। 22 साल के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग 2 करोड़ रुपए इसकी जरूरत है। और कुछ फंड जो इनके पास है श्वेता, वो है SBI ब्लू चिप, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, दोनों में 5-5 हजार रुपए की SIP कर रहे हैं। मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 4,000 रुपए की SIP है। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड में 4,000 रुपए की, रिलायंस स्मॉल कैप में 3,000 और IDFC टैक्स एडवांटेज फंड भी इनके पास है 2,000 रुपए की इनकी SIP, कुल 23,000 रुपए का निवेश। तो क्या काफी है इनके गोल को पूरा करने के लिए? जी विवेक जी के जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं 7,500 रुपए इनके बच्चे के एजुकेशन के लिए इनको करना चाहिए और 15,500 रुपए इनके रिटायरमेंट के लिए। तो ये बिल्कुल उसी कैलकुलेशन के हिसाब से निवेश कर रहे हैं 23,000। तो ही इज ऑन ट्रैक। आपको जो स्कीम्स आपकी है वो भी अच्छी लग रही हैं। 6 स्कीम्स है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है मल्टी कैप और मिड कैप का। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि ये कंटिन्यू करें। बस एक ही रेकमेंडेशन मेरी और रहेगी कि 2 करोड़ इन्होंने जो बताया है उनके रिटायरमेंट के लिए 22 साल बाद, उसका आज की तारीख में वैल्यू होता है अराउंड 85 लाख। तो ये अमाउंट इनको शायद कम पड़ सकती है। तो थोड़ा सा अगर ये निवेश ज्यादा कर पाए तो इनको इनफैक्ट श्वेता हमारे साथ विवेक जी फोन लाइन पर भी मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं क्या वो निवेश और बढ़ा सकते हैं। विवेक जी बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। गुड इवनिंग मैडम। बिल्कुल, आपने राय तो सुन ली होगी अपने लिए जो अब हमारे एक्सपर्ट ने दी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आपको रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट के लिए जो आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए 22 साल के बाद, उसके लिए आपको अभी अपनी निवेश राशि को बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि आप अपने रिटायरमेंट गोल को पूरा कर पाए। तो जो एडिशनल अमाउंट की जरूरत है वो आप कर सकते हैं और निवेश। यस मैम, डेफिनेटली वो हर साल में 10% से इंक्रीज करूंगा उसको।
10% से इंक्रीज कर सकते हैं। तो श्वेता, कितना आप इनको सलाह देती हैं कि कितना और इन्हें निवेश बढ़ाना चाहिए? इनको अगर उस तारीख के वैल्यू पे देखा जाए तो इनके लाइफस्टाइल के हिसाब से हमको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से इनको एटलीस्ट 5,000 रुपये और निवेश बढ़ाना चाहिए ताकि एक रीजनेबल अमाउंट तक पहुंच सके। अगर ये 5,000 रुपये और बढ़ाते हैं तो ये ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ तक पहुंच सकते हैं आज की वैल्यू में। तो उस हिसाब से मैंने इनको 5,000 की रिकमेंडेशन दी है। मतलब 23,000 प्लस 5,000 मतलब 28,000 रुपए की कुल SIP अपने गोल को हासिल करने के लिए। तो विवेक जी, ऑल द वेरी बेस्ट। जो सलाह दी है हमारे एक्सपर्ट ने, उस पर गौर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आलोक रहाते जी का सवाल लेते हैं नागपुर से। 28 साल की उम्र में इन्होंने की है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत और बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि 20s में म्यूचुअल फंड में निवेश करने की जो दर्शक हैं, बहुत सारे हमारे पास सवाल आते हैं। मतलब जो एज है धीरे धीरे कम होती जा रही है और लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो सवाल इनका ये है कि म्यूचुअल फंड में निवेश पर ये राय चाहते हैं। ये मंथली 15,000 रुपए तक निवेश कर सकते हैं। SBI स्मॉल कैप में इनका मंथली 2,000 रुपए का निवेश है और 12 साल में इन्हें चाहिए 1 करोड़ रुपए। लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना निवेश इन्हें और करने की जरूरत है? तो हम यही कह रहे थे श्वेता कि 28 साल की उम्र, 22 साल में करोड़पति भी बनना चाहते हैं। तो निवेश 15,000 रुपए से तो शुरुआत है, लेकिन बढ़ाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, इनको बढ़ाना पड़ेगा। अगर इनको 12 साल में और करोड़पति बनना है, इनको 31,000 पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। तो आज ये अगर 15,000 कर रहे हैं तो उनको डबल करना पड़ेगा। धीरे धीरे भी कर सकते हैं, बट जैसे मैंने पहले बताया, फिर पोर्टफोलियो थोड़ा सा और रिस्की हो जाएगा अगर इनको टाइम नहीं दे पाएंगे अपने पोर्टफोलियो को। तो क्योंकि इनको 15,000 रुपये निवेश करना है, 2,000 रुपये ये SBI स्मॉल कैप में कर रहे हैं। IDFC कोर इक्विटी फंड में मैं रेकमेंड करूंगी कि ये ऐड करें और बिरला प्योर वैल्यू फंड में भी ये ऐड कर सकते हैं। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा इनका मल्टी और मिड कैप स्कीम्स की तरफ। क्योंकि इनका होराइजन 12 साल है, तो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि मार्केट के उतार चढ़ाव से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर लग रहे हैं, इसलिए मैंने मल्टी कैप स्कीम में रेकमेंडेशन दी है और उसमें निवेश थोड़ा सा ज्यादा करें, मिड कैप में थोड़ा सा कम करें, तो ये अपने पोर्टफोलियो को टाइम दे सकते हैं। तो कितने रेशो में डिवाइड कर सकते हैं इन दोनों फंड्स में अपनी ये निवेश रकम? मल्टी कैप में 10,000 कर सकते हैं और दोनों स्कीम्स में मिला के 5,000 रुपए मिड कैप में। ओके आलोक जी, बॉस ऑल द बेस्ट आपको अपने इस फ्यूचर गोल के लिए, और जो स्ट्रैटेजी बताई है हमारी एक्सपर्ट ने उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान जयपुर से कमलेश जी का सवाल लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर वो मौजूद भी हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप बताइए। एकदम बढ़िया सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरा सवाल, जैसा मैंने आपको मेल किया था, मेरा सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि मैंने 4 स्कीम्स ले रखी है और चारों में मैं पर 1,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरा गोल जो है वो बिल्कुल क्लियर है। आफ्टर 25 ईयर्स के बाद में रिटायरमेंट पे मुझे 1.5 करोड़ के आसपास का अमाउंट अर्न करना है। तो वो किस तरीके से हो पाएगा? कब से निवेश कर रहे हैं आप? तकरीबन मुझे 3 साल का टाइम हो गया। 3 साल से आप इन 4 फंड्स में निवेश कर रहे हैं और अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आपका रिटायरमेंट लक्ष्य ही है। हाँ, ठीक है, एक ही गोल है अभी। तो 4,000 रुपए से ही आपने अपने SIP की शुरुआत की थी कि ग्रेजुअली बढ़ाया है? नहीं, ये मैंने बढ़ाया है। मैंने स्टार्टिंग करी थी 2,000 रुपए से। 2,000 से ओके, 2,000 से आपने 4 साल तक इसको थोड़ा बढ़ाया 2,000 में और ज्यादा इसमें ऐड किया। लेकिन क्या आप आगे आने वाले टाइम में इसको और बढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, निवेश को। ओके। हाँ जी। कमलेश जी को जो ये फंड्स इन्होंने चूज किए हैं उसके बारे में जानना है कि 25 साल में 1.5 करोड़ की रकम ये कैसे हासिल कर सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी ये SIP कर रहे हैं और भी निवेश बढ़ा सकते हैं श्वेता अपना, तो ये स्ट्रैटेजी इनके लिए काम आएगी? जी, ये जैसे रेगुलरली बढ़ाते गए हैं, अभी भी इनको बढ़ाना पड़ेगा। अगर इनको 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहिए 25 साल में, तो इनको 8,000 रुपये पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। इन्होंने अभी तक ऑलमोस्ट 1.25 लाख का इनका पोर्टफोलियो बन गया है, अगर धीरे धीरे इन्होंने बनाया है। इन्वेस्टेड अमाउंट बता रही हूँ मैं। तो अगर इनका पोर्टफोलियो ऐसे ही बढ़ता रहा
तो ये अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। पर 1.5 करोड़ का वैल्यू आज के डेट में ऑलमोस्ट 55 लाख होगा तब रिटायरमेंट के लिए, तो ये उसको वापस देख लें। इनका पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है मिड और मल्टी कैप का, बट उनके पोर्टफोलियो में एक थीमेटिक फंड भी है, MNC फंड। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि ये इसमें ज्यादा निवेश ना बढ़ाएं। मैं थोड़ा थीमेटिक फंड्स के थोड़ा सा मैं केयरफुली अप्रोच करती हूँ, क्योंकि रिस्क इसमें ज्यादा रहता है। और रिटेल इन्वेस्टर्स, हम छोटे इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करते हैं कि डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहें। कोटक जो ये डाल रहे हैं, काफी अच्छी स्कीम है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, जो पहले कोटक सेलेक्ट फोकस थी। ये स्कीम के रिक्लासिफिकेशन के बाद भी इनका पोर्टफोलियो ज्यादा अलग नहीं है। काफी अच्छी स्कीम है, ये अपने बेंचमार्क को कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म कर चुकी है और कर रही है। तो मैं इनको रेकमेंड करूंगी कि इसमें अपना निवेश जैसे बढ़ा सकते हैं इसमें बढ़ा दें। ओके, तो आपको निवेश आगे और बढ़ाने की जरूरत है। अगले कॉलर की तरफ बढ़े उससे पहले थीमेटिक फंड्स में आपने इनको निवेश ना करने की सलाह दी है, बेहतर होगा। थीमेटिक फंड्स के बारे में थोड़ा बताइए कि कोई निवेशक थीमेटिक फंड्स में क्यों निवेश करता है, और कितनी अवधि के लिए, अगर कोई कर भी रहा है उतनी अवधि के लिए रहना सही होता है? जी, थीमेटिक फंड्स में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर या थीम जो हमको लगता है कि प्रॉमिसिंग होगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, तो उसमें अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमारा मुनाफा ज्यादा हो सकता है, बट मुनाफे के साथ रिस्क भी ज्यादा होता है। और अगर कोई थीम अगर हमको अट्रैक्टिव लग रही है तो मोस्ट डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स भी उनमें इन्वेस्ट करती हैं। तो अगर निवेशक उसमें ले तो अपना थोड़ा सा एक्सपोजर कम रखें, नए इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि फिर क्या होता है वो उतना पेशेंस नहीं रख पाते टू स्टे पूरा वो थीम प्ले करने के लिए। तो हम रेकमेंड करते हैं कि अगर थोड़े से एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं तो थोड़ा पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइमिंग ऑफ एंट्री और एग्जिट दोनों सही होनी पड़ती है, जो हम यूजुअली नहीं कर पाते और एज एडवाइजर्स हम भी नहीं कर पाते। तो हम निवेशकों को इससे थोड़ा दूर रहने के लिए रेकमेंड करते हैं। थीमेटिक फंड्स के कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, मतलब किस थीम के तहत ये फंड्स निवेश करते हैं हमारे दर्शकों के समझ के लिए? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, MNC इसमें हो गया, सीमेंट हो गया, तो वैसे काफी कंजम्पशन बेस्ड हो गया, फार्मा हो गया, तो ऐसी काफी थीम्स आती हैं। बट मैं रेकमेंड करूंगी कि डाइवर्सिफाइड स्कीम्स में रहे। मुनाफा अगर ये थीम्स अच्छा कर पाएंगी तो डाइवर्सिफाइड फंड्स में भी एक्सपोजर होता है, तो मुनाफा चाहे थोड़ा कम हो तो रिस्क भी कम है। अगर वो थीम काम नहीं कर पाई तो सारा पैसा नहीं होगा, जैसे कम नहीं होगा। जैसे IT थीम था पहले 2001 में जब उनमें करेक्शन आया तो 10 रुपए का निवेश एक बबल बर्स्ट हो गया IT का। जी, तो वो इतना रिस्क मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि इन्वेस्टर्स ले, वो थोड़ा सा गैम्बलिंग जैसे हो जाता है, स्पेकुलेशन हो जाता है। ओके, चलिए अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। नवसारी से मीत जी इस वक्त हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपने अपना सवाल भी हमें भेजा था, थोड़ा और डिटेल से बताइए कब से निवेश कर रहे हैं और क्या गोल्स हैं आपके? हेलो जी सर, बताइए। मैम मैं एक्चुअली निवेश करना चाह रहा हूँ 1 लाख रुपए मंथ। मेरा गोल है कि मैं फ्यूचर के मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर बनाने के लिए और कार बाय करने के लिए मेरा गोल है। तो आप निवेश की शुरुआत के लिए हमें फोन करना चाहते हैं, सलाह चाहते हैं कि कैसे आप अपनी राह चुने? हाँ जी, प्लीज। ओके, क्या उम्र है सर आपकी? मैं 28 साल का हूँ। ओके, चलिए बहुत अच्छी उम्र में आप शुरुआत कर रहे हैं और आपको इसका बेनिफिट भी काफी अच्छा मिलेगा। और जिस हिसाब से आपने अपने लक्ष्य सेट किए 15 साल में 6 करोड़ रुपए, और स्पेशली बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए आप चाहते हैं कॉर्पस इकट्ठा हो। और कितने निवेश, 1 लाख रुपए प्रति महीना निवेश आप कह रहे हैं? मीत जी सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, 1 लाख रुपए प्रति महीना आप निवेश करना चाहते हैं? हाँ जी। ओके, तो इनके सवाल के हिसाब से श्वेता आप बताइए कि निवेश की शुरुआत कैसी हो जिससे कि 15 साल में 6 करोड़ रुपए मिले? जी, इनको एक बात उनकी अच्छी है कि 1 लाख रुपए से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। इनको अपने 6 करोड़ के गोल के लिए 1.2 लाख पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये आज से ही कर पाए तो अच्छी बात है, वरना ओवर द नेक्स्ट 2-3 साल ये इंक्रीज भी कर सकते हैं 1.2 लाख पर मंथ तक। ये स्टार्ट अपना पोर्टफोलियो कर रहे हैं तो ये भी मैं अच्छी बात मानती हूँ, क्योंकि काफी दर्शक वरना स्टार्ट करने के बाद हमसे रिव्यू लेते हैं। IDFC कोर इक्विटी फंड, ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50, इन्वेस्को ग्रोथ फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड मैं इनको रेकमेंड करूंगी।
इससे क्या होगा, इनका एक अच्छा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा मिड मल्टी कैप और लार्ज कैप फंड्स की तरफ। एक मैंने इनको ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 जो दिया है, ये एक इंडेक्स ट्रैकिंग फंड है, इंडेक्स फंड है, तो मैंने इसलिए रेकमेंड किया कि उसमें फंड मैनेजर का रिस्क भी नहीं है। और ये लार्ज कैप में हम देख रहे हैं कि ज्यादा ऐसे हो रहा है कि अल्फा या एक्स्ट्रा रिटर्न बन पाना मुश्किल हो रहा है, तो लार्ज कैप के लिए मैंने इनको ये रिकमेंडेशन दी है। चलिए अमित जी, आपको सलाह मिल गई, ऑल द वेरी बेस्ट। आप नए निवेशक हैं और आपके निवेश की शुरुआत अच्छी हो, ये हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे साथ आज हैं श्वेता जैन, जो कि दर्शकों के सवाल के जवाब दे रही हैं। और हमारे पास अगला सवाल है राहुल दत्ता का। राहुल जी सवाल कह रहे हैं कि मैं 5 साल से आर्मी में हूं, 7 फंड्स में 26,000 रुपए का निवेश है इनका। 20 से 25 साल में रिटायरमेंट के लिए फंड बनाना चाहते हैं और जिन फंड्स में इन्होंने निवेश किया है उसमें SBI ब्लू चिप फंड 5,000 रुपए का निवेश, SBI मैग्नम मिड कैप 5,000 रुपए, SBI मैग्नम इक्विटी 2,000 रुपए का निवेश, फ्रैंकलिन प्राइम 4,000 का निवेश, फ्रैंकलिन हाई ग्रोथ कंपनीज में 3,000 का, फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज में 2,000, L&T इमर्जिंग बिजनेसेस में 5,000 रुपए का निवेश। सबसे पहले राहुल जी, आप आर्मी में हैं और इसके बावजूद समय निकालकर आप निवेश की शुरुआत कर चुके हैं। ये एक्चुअली सबके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद। अब श्वेता से जानना चाहेंगे कि राहुल को इन 7 फंड्स में जो निवेश 26,000 रुपए का कर रहे हैं, इनके गोल के हिसाब से आपको काफी लग रहे हैं? जी राहुल जी, फर्स्ट तो थैंक यू फॉर योर सर्विस। आपकी जो स्कीम्स आप निवेश कर रहे हैं अभी, 4 स्कीम्स में भी आप निवेश कर सकते हैं। हम काफी डुप्लीकेशन देख रहे हैं। आप इसी रेट पे अगर जाएं तो आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। जो स्कीम्स मुझे थोड़ी सी कंसर्न में हूं वो है, एक तो SBI मैग्नम इक्विटी, क्योंकि आपका निवेश इसमें ज्यादा नहीं है, पर इसका स्कीम रिकैटेगराइजेशन में इसका पूरा मकसद चेंज हो गया है, एक थीमेटिक जैसा स्कीम बन गया है। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसमें आगे और निवेश ना करें। जितना निवेश ऑलरेडी है उसमें देखिए, अगर एग्जिट लोड वगैरह लग रहा है या टैक्सेशन हो रहा है, उसके हिसाब से आप रिव्यू करें। SBI ब्लू चिप, SBI मैग्नम मिड कैप में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। प्राइमा फंड काफी अच्छा फंड है, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, आप उसमें कर सकते हैं कंटिन्यू। L&T इमर्जिंग बिजनेस भी काफी अच्छा फंड है, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रैंकलिन हाई ग्रोथ कंपनीज और स्मॉलर कंपनीज दोनों में आपको निवेश करना जरूरी नहीं है, आप एक स्कीम में कर सकते हैं। आप ये हाई ग्रोथ कंपनीज में 5,000 रुपए कर सकते हैं, क्योंकि काफी स्कीम्स है इसलिए मैं थोड़ी स्कीम्स कट कर रही हूँ आपके लिए। तो आमतौर पर देखा गया है कि बहुत सारे फंड्स में निवेश शुरू करना की शुरुआत कर देते हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा नहीं होता है किसी भी आपका जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें। तो जो सलाह आपको राहुल जी दी गई है उसका ध्यान जरूर रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। तो श्वेता, आज हमारे शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और दर्शकों के सवाल देने के लिए थैंक यू सो मच। तो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही।